नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार पीसीएस में हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के बारे में। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेंस में एक ऑप्शनल पेपर होता है बिहार में। बीपीएससी जब आप देंगे या यूपीएससी या यूपी पीसीएस कोई भी परीक्षा जब आप देंगे तो मेंस में एक वैकल्पिक विषय आपको चुनना होता है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय चुनने पर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, सिलेबस क्या है, कौन सी किताबें आपको फॉलो करनी है और किस तरह से आपको तैयारी करनी है, आंसर राइटिंग वगैरह कैसे करनी है, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मेंस में जो ऑप्शनल पेपर हिंदी साहित्य का होता है वो होता है 300 नंबर का। 300 नंबर का एक ये पेपर होगा और इस पेपर में पेपर को दो भाग में बांटते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ये अगर आपका पेपर है तो इसमें एक होगा सेक्शन 1 और फिर होगा सेक्शन 2। इस तरह से दो भाग में इस पेपर को बांट दिया जाता है। अब देखिए, सेक्शन 1 में क्या पूछेगा और सेक्शन 2 में क्या पूछेगा। तो सिलेबस जो दिया है उसमें से सेक्शन 1 यानी खंड 1 में पूछेगा 6 प्रश्न और खंड 2 में भी पूछता है 6 प्रश्न। तो कुल कितने प्रश्न हो गए? मेंस के हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में कुल 12 क्वेश्चन पूछेगा। अब ये आपको 6 का 6 नहीं करना है, इसमें से आपको कोई 3 प्रश्न हल करना है और कोई 3 प्रश्न इसमें से हल करना है। मतलब 12 क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चन हल करना है। एक सेक्शन से आपको 3 प्रश्न हल करना है, एक खंड से 3 प्रश्न। एक प्रश्न जो होता है वो होता है 50 नंबर का। 50 नंबर का एक प्रश्न होता है। तो कुल 6 प्रश्न हल करेंगे तो 50 × 6 आपका हो गया 300 नंबर। यानी कि यह किस तरह से यूपीएससी से अलग हो जा रहा है आप समझिए। एक प्रश्न का मार्क्स है 50 नंबर, एक क्वेश्चन करने पे 50 नंबर मिलेगा। इसका सीधा मतलब है कि आपको क्वेश्चन ज्यादा लिखना होगा, पेज ज्यादा भरना है। सीधी सी बात है। मटेरियल क्वालिटी की तो बात हम करेंगे कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन क्वालिटी के साथ साथ बिहार पीसीएस में क्वांटिटी भी चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न 50 नंबर का है, एक प्रश्न 12 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर का रहता तो बात अलग है। 50 नंबर है मतलब ज्यादा लिखना है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेबस क्या है। मैंने यहां पे सिलेबस आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा जब मैं बताऊंगा। तो देखिए सिलेबस क्या है मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले बात करें कि हिंदी साहित्य में खंड 1 का सिलेबस क्या है। तो पहला है हिंदी भाषा का इतिहास। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा के इतिहास में पहला टॉपिक है अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी की व्याकरणिक और शाब्दिक विशेषताएं। यह यूपीएससी के सिलेबस में भी है और बिहार पीसीएस में भी कॉमन है। ये टॉपिक मैंने पहले ही वीडियो बना के पढ़ा दिया है। दूसरा टॉपिक है मध्यकाल में अवधी और ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। जब मध्यकाल पढ़ते हैं हिंदी साहित्य में तो मध्यकाल में ब्रज भाषा और अवधी भाषा, इसने साहित्यिक भाषा के रूप में अपना विकास किस तरह से किया यह आपको बताना है। तो इस तरह के प्रश्नों में आप कैसे करेंगे ये मैं आपको आगे बताता रहूंगा। आंसर राइटिंग सीरीज में आप लोग जुड़ते रहिए। नेक्स्ट है, तीसरा है 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और हिंदी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। खड़ी बोली का और हिंदी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास कैसे होता है। चौथा पॉइंट है देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा का मानकीकरण। पांचवा है स्वाधीनता संघर्ष के समय हिंदी भाषा का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास। छठा पॉइंट है स्वतंत्रता के बाद भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। जब स्वतंत्रता मिल जाती है भारत को और हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिलता है, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है राजभाषा है, तो राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद हिंदी में किस तरह का विकास हुआ वो लिखना होगा। सातवां है हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं और उनका पारस्परिक संबंध। मानक हिंदी के प्रमुख व्याकरणिक लक्षण। यह खंड क का पहला पार्ट। खंड क यानी कि पहले सेक्शन में दूसरा पार्ट है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल और रीतिकाल। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इसमें मैंने क्या क्या समाप्त कर दिया है, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, ये मैं पूरा पढ़ा चुका हूं आपको। पूरा सिलेबस आपको हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब देखिए, आधुनिक काल मैंने अभी नहीं पढ़ाया है। आधुनिक काल में जो काव्य का इतिहास है वो इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि मैं कहानी अभी पढ़ा रहा हूं। तो कहानी एक बार समाप्त हो जाए, उपन्यास समाप्त हो जाए, तो फिर आधुनिक काल, छायावाद, द्विवेदी, ये सब जितने भी युग हैं वो सब देख लेंगे। उसके बाद आते हैं
आधुनिक हिंदी की छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नई कहानी, अकविता आदि मुख्य साहित्यिक गतिविधियों और प्रवृत्तियों की प्रमुख विशेषताएं, ये हम सब पढ़ेंगे। हिंदी, आधुनिक हिंदी के उपन्यास और यथार्थवाद का आविर्भाव, जब उपन्यास पढ़ेंगे तो इसको भी डिस्कस करेंगे। अभी कहानी पढ़ रहे हैं तो कहानी में यथार्थवाद क्या है, नई कहानी क्या है, नई कहानी की विशेषता क्या है, ये सब मैं बता चुका हूं पहले ही, आप वीडियो देखिएगा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, उसके बाद है हिंदी में साहित्य आलोचना के सिद्धांत और हिंदी के प्रमुख समालोचक, आलोचना वाला पढ़ेंगे अभी। हिंदी में साहित्यिक विधाओं का उद्भव और विकास, मतलब कहानी का विकास कैसे हुआ, निबंध का विकास कैसे हुआ, उपन्यास का विकास कैसे हुआ, ये सारी चीजें। तो ये तो सिलेबस का सेक्शन 1 हो गया। अब जब हम आते हैं सेक्शन 2 की तरफ, ये खंड का हो गया और दूसरा है सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 में क्या क्या चीजें, देखिए सेक्शन 2 में कुछ निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं, उन पाठ्य पुस्तकों को आपको पढ़ना है। अब एक आप समझिएगा, अगर देखिए यहां पे मैंने लिखा है ना 13, ये 13 किताबें हैं। 13 किताबें क्या आप पूरा पढ़ेंगे? बिल्कुल पूरा नहीं पढ़ना है। सिलेबस में बताया है कि उसमें से क्या क्या चीज आपको पढ़नी है, सिर्फ वही पढ़ना है। अब प्रश्न कई लोगों ने मुझसे किया था कि सर क्या ये 13 किताबों को पढ़ना जरूरी है, क्या हम डायरेक्ट इसकी व्याख्या या नोट्स नहीं पढ़ लें? बिल्कुल आप नोट्स पढ़ सकते हैं, आसानी के साथ वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप बीपीएससी या कोई भी अगर लोक सेवा की परीक्षा दे रहे हैं तो एक बार कम से कम आपको ये चीजें पढ़ी हुई भी होनी चाहिए। अब मान लीजिए चंद्रगुप्त नाटक है, तो चंद्रगुप्त आप एक बार अगर पढ़े रहेंगे उस नाटक को, तो आप उस चीज को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो एक बार मेरे हिसाब से तो पढ़ जाना चाहिए आपको, जहां से मिले पीडीएफ पढ़ लीजिए या हार्ड कॉपी खरीद के पढ़ लीजिए। अब इसमें क्या है, सेक्शन 2 में पहला है कबीरदास। कबीरदास की कबीर ग्रंथावली से आपको पढ़ने हैं शुरुआत के 200 पद। श्याम सुंदर दास इसके संपादक हैं और इसके शुरुआत के 200 पदों को आपको पढ़ना है। इन 200 पदों से व्याख्या के लिए प्रश्न पूछता है। भ्रमर गीत सार के शुरुआती 100 पद आपको पढ़ने हैं, नहीं इसके भी 200 पद पढ़ने हैं आपको, इसके भी आपको शुरुआती 200 पद पढ़ने हैं। यूपीएससी में 100 है, बीपीएससी में 200 पद है। उसके बाद आते हैं तुलसीदास की रामचरितमानस। रामचरितमानस में आपको पूरी रामचरितमानस नहीं पढ़नी है, अयोध्या कांड पढ़ना है, और अयोध्या कांड पर मैंने वीडियो बना दिया है, वो अगर आप देख लेंगे तो वो आपको एक हेल्प करेगा। फिर आते हैं कवितावली। कवितावली में आपको केवल उत्तरकांड पढ़ना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी पढ़ना है, प्रेमचंद का गोदान, मानसरोवर इनकी कहानी संग्रह है, इसका पहला भाग जो है वो पढ़ना है, चंद्रगुप्त पढ़ना है, कामायनी। अब कामायनी महाकाव्य में आपको क्या क्या पढ़ना है, चिंता, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा सर्ग, ये सर्गों में बटा हुआ है। तो चिंता सर्ग, श्रद्धा सर्ग, लज्जा सर्ग और ईड़ा सर्ग आपको पढ़ना है। फिर आपको चिंतामणि निबंध संग्रह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसके शुरुआती 10 निबंध आपको पढ़ने हैं। अनामिका निराला की इसमें सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा यूपीएससी के सिलेबस में भी है। यहां पर अंतर है, शेखर एक जीवनी के 2 भाग आपको पढ़ने हैं और ये यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है, बीपीएससी के सिलेबस में है, बिहार लोक सेवा में है। 13वां है चांद का मुंह टेढ़ा है, इसमें से केवल अंधेरे में पढ़ना है, एक जो इसका टॉपिक है केवल अंधेरे में। अब देखिए ये तो हो गया सिलेबस, बता दिया मैंने। अब बात उठती है कि आखिर पढ़ें क्या इसमें से। देखिए बीपीएससी में चूंकि आपको ये प्रश्न 6 प्रश्न करने हैं, तो सिलेबस में सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए। अब इसको पढ़ने का 2 तरीका है, या तो आप सेल्फ स्टडी करें, किताबें, ये तो किताबें आप पढ़ जाइए, इसके नोट्स किसी कोचिंग के ले लीजिए। अब कोचिंग में आप क्या कर सकते हैं, दृष्टि आईएएस की कोचिंग है। दृष्टि आईएएस की का जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा है और ये सब लोग जानते हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसका बीपीएससी स्पेशल आता है। बीपीएससी स्पेशल का मतलब हुआ कि कुछ चीजें यूपीएससी के सिलेबस से अलग है बीपीएससी में, तो वो चीजें अगर आपको पढ़नी है तो बीपीएससी स्पेशल दृष्टि वाला आप ले सकते हैं। इसके अलावा किसी भी कोचिंग के आप नोट्स ले लीजिए, आपको फायदा है। कुमार सर्वेश सर की किताब आती है, वो भी आप ले सकते हैं, थोड़ी कठिन भाषा में, लेकिन आप उसको ले सकते हैं। तो ये दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो आप ले लीजिए, और उसके साथ साथ आप अपना जो वीडियोस में बनाता हूं उसको पढ़िए, और उससे आप वीडियो में आपको क्या करना है, मेरे वीडियो से आपको अगर तैयारी करनी है तो आपको 2 काम करना होगा। एक तो आपको वीडियो देखना होगा, ये बताने की बात है नहीं। दूसरा काम है कि आपको उसका नोट्स बनाना होगा खुद से। अब वो नोट्स आप कैसे बनाएंगे, आप उस नोट्स को कोशिश करिए कि शॉर्टकट में बनाइए, ताकि आप एक बार रिवाइज करें। अगर आधुनिक काल या आदिकाल अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल जाए कि सिलेबस में आदिकाल से क्या क्या चीजें पढ़नी है, और उसके साथ साथ किन किन रचनाकारों की कौन कौन सी रचनाएं जो पार्ट 2 में है वो अलग है,
वो तो आपको पढ़ना है। उसके अलावा विशेषताएं क्या है वो आपको पार्ट 1 में मिलेगा। तो ये दोनों चीज आपको ऐसे पढ़नी है। एक तो ये हो गया। हिंदी साहित्य लेने का फायदा क्या है? हिंदी साहित्य अगर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो बहुत बढ़िया फायदा है। आपको कोई और टेक्निकल विषय लेना नहीं है, इतिहास वगैरह अगर आप नहीं लेना चाहते, हिंदी साहित्य ले लीजिए, नंबर भी ठीक ठाक है। इसके अलावा अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का है वो हिंदी साहित्य लेना चाहे तो उसके लिए क्या फायदा है? फायदा यह है कि सिलेबस कोई बहुत बड़ा नहीं है, आप इसको चाहें तो आसानी के साथ कर सकते हैं। ये देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे, नोट्स के हिसाब से पढ़ेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड होकर पढ़ेंगे तो ये ज्यादा बड़ा सिलेबस आपको नहीं लगेगा। ये आपको याद कर लेना है। अब मैंने पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे उस पर वीडियो भी बनाया था। इस वीडियो में भी मैं एक दो चीजें डिस्कस कर लेता हूं क्वेश्चन से संबंधित। किस तरह का प्रश्न पूछता है इन चीजों से मैं बताता हूं, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। जैसे देखिए, प्रश्न पूछा 2019 बीपीएससी में, अवहट्ट से क्या अभिप्राय है? अवहट्ट की व्याकरणिक और शाब्दिक विशेषताएं सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। 50 नंबर में उदाहरण के साथ आपको बताना है कि अवहट्ट का मतलब क्या है, पहले यह बताना है। फिर अवहट्ट की व्याकरणिक और शाब्दिक विशेषताएं। अब मैंने बताया कि इसमें जो सेक्शन 1 है इसमें अवहट्ट है, सिलेबस में अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी। ये मैं वीडियो बना चुका हूं, वीडियो देखिए, आप आसानी के साथ लिख लेंगे। उसके बाद आपको कुछ चीजों की कमी महसूस होगी, जैसे उदाहरण की कमी। उदाहरण की कमी इसलिए महसूस होगी क्योंकि 50 नंबर में लिखना है तो ज्यादा लिखना है। ज्यादा लिखने के लिए आपको उदाहरण भी ज्यादा चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए ही तो मैंने बताया कि आपको नोट्स पढ़ना है, उसी के लिए आपको नोट्स पढ़ना है। मध्यकाल में देखिए, एक प्रश्न है, एकदम पेट प्रश्न है, सिलेबस से कैसे क्वेश्चन उठा रहा है। आप देखिए, सिलेबस का दूसरा पार्ट है मध्यकाल में अवधि और ब्रजभाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। वहां से प्रश्न कैसे बनाया बीपीएससी ने? मध्यकाल में साहित्यिक भाषा के रूप में अवधि के विकास पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए अवधि में रचित प्रमुख प्रेम मार्गी और राम भक्ति काव्य का उल्लेख कीजिए। अब जब आप भक्ति काल पढ़ेंगे तो भक्ति काल में राम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा, सगुण और निर्गुण, ये सब मैंने वीडियो में बताया हुआ है। वहीं से आप अगर उस वीडियो को 2 वीडियो देख लेंगे तो ये प्रश्न आसानी के साथ 50 नंबर वाला आप कर सकते हैं। और मैंने पिछली बार आपको जब ये पेपर डिस्कस किया था तो बताया भी था कैसे करेंगे। अब बात करते हैं आंसर राइटिंग की महत्व, क्या इसमें इंपॉर्टेंस है। देखिए, आंसर राइटिंग आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ लीजिए, आप उसको लिख नहीं पाएंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है उसका। उसके पास तो ऐसे है नहीं, ज्ञान है नहीं परीक्षार्थी के पास कि आप पीएचडी करके बैठे हैं। वो कॉपी में देखेगा, उसमें आपको दिखाई देना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, कुछ भी उठा के तो नहीं लिख दिया है। जो लिखा है वो सटीक है और जितना क्वांटिटी मांगता है वो भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि बिहार पीसीएस में ये 50 नंबर का प्रश्न है। क्वांटिटी से भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यूपीएससी में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, क्योंकि वहां पे 200-250 नंबर में उत्तर लिखना है। यहां आपका 50 नंबर है, यूपीएससी का 5 क्वेश्चन, बीपीएससी का 1 क्वेश्चन, इतना मटेरियल होना चाहिए। तो खैर 5-6 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। अब देखिए, आपको समझ में आ गया सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, कैसे प्रश्न पूछते हैं। मैं लगभग वीक में 3 दिन आंसर राइटिंग YouTube पर अपलोड करूंगा, जो कि आंसर राइटिंग यूपीएससी के लिहाज से होगा और यूपी पीसीएस के लिहाज से। बिहार पीसीएस के लिए भी वो महत्वपूर्ण है, बस उसमें थोड़ा मटेरियल आपको ज्यादा इनपुट देना होगा, उसके लिए भी हम अलग से करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे। उससे मेरा भी भला होगा, आपका भी भला होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। थैंक यू।